तो इस सेशन में हम लोग जेएमआई का 2021 का एक्चुअल पेपर है वो डिस्कस करेंगे, तो उससे आइडिया लगेगा मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2021 जेएमआई में एमसी एंट्रेंस में क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ो। Let F1 be the set of parallelogram, F2 is rectangle, F3 is the set of rhombus, F4 is the set of square, and F5 is the set of trapezium in a plane. Then F1 is equal to, तो इस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं, F2 इंटरसेक्शन F3, F3 इंटरसेक्शन F4, F2 यूनियन F5। तो यहां पे हमें ये पता है F1 है पैरेललोग्राम, एंड व्हाट इज पैरेललोग्राम, जहां पे दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ठीक है। दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। F2 है रेक्टेंगल, F3 है रोम्बस, F4 है स्क्वायर और F5 है ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम इस कैटेगरी से अलग हो गया क्योंकि ट्रापीजियम में सिर्फ एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं और दो जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब नॉन पैरेलल होती हैं, आगे बढ़ाओगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये कैटेगरी से बाहर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि यहां पे दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं। रेक्टेंगल में उस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, स्क्वायर में सेट ऑफ पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, रोम्बस में उस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। और इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसमें काफ़ी डिटेल में हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हमें बताना है F1 क्या है। तो F1 इज द पैरेललोग्राम, इसमें रेक्टेंगल भी आएगा, इसमें रोम्बस भी आएगा, इसमें स्क्वायर भी आएगा। और पैरेललोग्राम तो इटसेल्फ पैरेललोग्राम होता ही है, क्योंकि हमें F1 ही बताना है, तो यूनियन F1 भी करना होगा। हेंस इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आंसर। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर डी आ रहा है। ऑब्वियसली ये सब गलत है, इंटरसेक्शन तो ले नहीं सकते F2 F3 का, मतलब F2 हो गया रेक्टेंगल और F3 हो गया रोम्बस, इंटरसेक्शन निकालेंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा, और उसको डिटेल में अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्योमेट्री का मिल जाएगा, उसमें इसको डिटेल में समझ सकते हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 जेएमआई का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट पूछा गया था, गलत था। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर होगा तब ये सॉल्व हो पाएगा, ऐसे सॉल्व हो भी नहीं पाएगा ये। तो क्वेश्चन ही गलत था एग्जाम में। क्वेश्चन में इस तरह से ही लिखा हुआ था, लेकिन अगर प्रॉपरली जिसने पढ़ाई करी है तो उसको आइडिया होगा कि इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, और ये काफ़ी नोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स 3 और 2 आते हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 आ रहा है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 आ रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप सबने पढ़ा होगा, और अगर आइडिया नहीं है तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरा एक वीडियो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही बेस्ड है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तब होगा जब वो 4 से छोटा हो, या 3 के बराबर हो, या 3 से बड़ा हो, और मतलब होता है यूनियन। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तब होगा जब वो 3 से छोटा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। तो इनका हमें यूनियन लेना है, मतलब मिलाना है, क्लब करना है। तो 2 से 3, 3 से 4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 से 2 देखो इंक्लूडेड है, 4 एक्सक्लूडेड है, तो 2 इंक्लूड होगा, 4 एक्सक्लूड होगा। दिस इज द आंसर। क्लियर है। और रूट्स में बीच में और ही आता है, क्योंकि यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 3 रखोगे तो भी 0 आएगा, 2 रखोगे तो भी 0 आएगा,
और एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे एंड नहीं आता है, हमेशा यहाँ पे और आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे रखा है, लेकिन सबसेट आंसर हो सकता है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो ज़्यादा बड़ा सेट है वो ये है, तो इस वजह से ये टेक करके आएंगे। ये काफ़ी छोटे सेट्स हैं, आंसर तो हैं, ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 4 इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसे केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करते हैं, तो 2 इंक्लूड होना चाहिए, वैसे 2 इंक्लूड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, साइन 1 डिग्री और साइन 1 में रिलेशन बताना है। तो साइन 1 डिग्री, 1 डिग्री तो हम सब समझते हैं, लेकिन अगर साइन 1 लिखा है तो 1 इज इन रेडियन। ये 1 जो होता है डेली लाइफ में, जो 1 2 3 4 होते हैं, उसको हम, अगर वो एंगल में लिखा हुआ है तो उसको हम रेडियन कंसिडर करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, एग्जैक्ट तो नहीं होती है। तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.14। तो पाई बाई 3.14 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाएगा। तो अब इस एंगल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पाई बाई 3.14 जो एंगल है वो स्लाइटली छोटा होगा पाई बाई 3 से, और साइन पाई बाई 3 सब लोग जानते हो। तो हमें देखना है साइन 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाई बाई 3.14 है। तो इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं साइन का। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लो। वन डिग्री कहीं यहां पे कंसिडर कर लो, दिस इज 1 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री ये हो गया, 0 के जस्ट बाद 1 डिग्री आएगा, साइन 1 डिग्री। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, साइन पाई बाई 2 इज 1। ठीक है, साइन पाई बाई 3 हमें पता है, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। तो हम साइन पाई बाई 3 भी प्लॉट कर लेते हैं, जिसपे वैल्यू आ जाएगी √3/2। और पाई बाई 3 से थोड़ा सा पहले पाई बाई 3.14 हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 है। इस पे वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो √3/2 से स्लाइटली कम आएगी, ये हो जाएगा साइन 1। तो आई थिंक डायग्राम में सबको दिख रहा होगा कि साइन 1 बड़ा है और साइन 1 डिग्री छोटा है। तो साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1। तो इस तरह काफी सारे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल अभी इसका आंसर ये आ रहा है, साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है काफी। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो एक सेट पैटर्न होता है इसका, पहले डिफरेंट क्लासेस ली थी हमने, उसमें बताया था लाइक अगर इस तरह का कुछ भी मेंशन्ड है tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो यहां पे करते ये हैं किसी एक एंगल को बाकी दोनों के फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइक जैसे 3a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस a। अब दोनों साइड इसमें tan ले लेंगे, tan 3a अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, बिल्कुल फिक्स तरीका होता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं tan x प्लस tan y प्लस tan z अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ।
और ये टर्म इस साइड ले आएंगे। तो आई होप हमसे यही पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या है? tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आइडिया हमें क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर एक्स, और इसकी वैल्यू 1 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 1 प्लस आई 1 प्लस आई होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आई होप सबने पढ़ा होगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जेड जेड बार तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो नीचे ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है, इसको ऐसे लिख लो, ऊपर आ रहा है 1 प्लस आई होल स्क्वायर, इसका x भी 1 है और y भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नीचे 2 आ जाएगा, होल टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 1। आई स्क्वायर होता है -1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, 2i बाई 2 आई हो जाएगा i टू द पावर x। और ऑप्शन में कुछ खास बात है, ऑप्शन में सारे जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। तो हमें पता है आई की पावर 4k या 4n 1 होता है। वैसे तो आई की पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, बिकॉज आई की पावर -4 भी 1 होगा, मतलब n कोई भी इंटीजर हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही टेक करना है, तो x की वैल्यू 4n टाइप की हो जाएगी। और चूंकि ऑप्शन में सारे नेचुरल नंबर हैं तो हम 0 या नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो सिंपली यहां पे आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4n। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfy द कंडीशन mod i प्लस जेड अपॉन mod i माइनस जेड इज इक्वल टू 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, mod i प्लस जेड, यहां पे z को x प्लस आई वाई रख के भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? इसको z प्लस आई का मॉड लिख लो, यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो z माइनस आई का मॉड, तो z प्लस आई, मॉड से माइनस साइन कॉमन लिया तो z माइनस आई। अब यहां पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मॉड z1 माइनस z2 लिखा है तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, z1 एंड z2। अगर लिखा है मॉड z1 प्लस z2 तो इसको इस तरह से लिखोगे, मॉड ऑफ z1 माइनस ऑफ माइनस z2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड माइनस z2। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है z की डिस्टेंस माइनस आई से, और ये है z की डिस्टेंस i से इक्वल आ रही है। क्लियर है? z की डिस्टेंस माइनस आई से और z की डिस्टेंस i से इक्वल आ रही है। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। i मतलब 0,1, z अगर i है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मतलब 0,1, और z अगर माइनस आई है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 0,-1।
से डिस्टेंस बराबर है, 2 पॉइंट दे रखे हैं जो दोनों y एक्सिस पे ये भी 1 डिस्टेंस और ये भी 1 डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तभी ये डिस्टेंस बराबर आएंगे। तो z लाइज ऑन x एक्सिस। तो z कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। बाय द वे इसको तुम z को x प्लस आई वाई रख के भी सॉल्व कर सकते थे। इस तरह से एक्सप्लेन करने में तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर एक बार सीख जाते हो मेथड तो डायरेक्टली यहां से सीधे इसको बता सकते हो कि z लाई करेगा x एक्सिस पे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 डिजिट नंबर which are divisible by 3 to be formed using 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो एक्स्ट्रा अवेयर रहना होता है हमें। विदाउट रिपीटेशन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो सकते हैं, तो कितने नंबर्स हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 डिजिट नंबर बनाना है और नंबर्स हमारे पास 6 है, तो पहले हम 0 हटा के इन नंबर्स के बारे में देखते हैं। 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, 1 2 3 4 5। इसका सम जब हम करेंगे तो आता है 15, और कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो। तो ये सारे डिजिट्स यूज करके विदाउट रिपीटेशन अगर हमें नंबर बनाना है तो वो ऑब्वियसली किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। पहले प्लेस के लिए 5 चॉइस, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 फैक्टोरियल नंबर्स आ गए, मतलब 120 नंबर्स आ गए। 5 फैक्टोरियल इज 120, जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे नंबर को हटाना होगा जिससे सम अभी भी 5 से डिविजिबल आए, तो 3 को ही हटा सकते हैं। अब सम करके देख लो, 9 10 12, टोटल सम 12 आएगा। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड कर लिया और 3 को एक्सक्लूड कर दिया। अब नंबर बना लेते हैं हम लोग। 5 डिजिट नंबर, 0 इंक्लूडेड है तो थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस, टोटल हमारे पास 5 नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं। फर्स्ट प्लेस के पास 4 चॉइस, सपोज कर लो यहां 1 आ गया, तो 1 सेकेंड प्लेस पे नहीं आ सकता बिकॉज विदाउट रिपीटेशन है, लेकिन 0 सेकेंड प्लेस पे आ सकता है। तो सेकेंड प्लेस के पास फिर से 4 चॉइस, इसके पास थर्ड 2 1, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 96, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन गए 120 प्लस 96 216। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ रहे हैं 216। ए इज द आंसर। तो जब 0 इंक्लूड होता है तो हमेशा 2 केसेस बना के ही सॉल्व करो अलग अलग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन 5 डिफरेंट, इस बात का ध्यान रखना, डिफरेंट ग्रीन डाइस, 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस है, 4 डिफरेंट ब्लू डाइस है, 3 डिफरेंट रेड डाइस है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस विच कैन बी चोजन टेकिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू। 1 ग्रीन और 1 ब्लू लेना ही लेना है। ठीक है, अच्छा यहां पे ये नहीं बताया गया है कि टोटल कितना लेना है। टोटल कितना भी हो सकता है, लेकिन हाँ 1 ग्रीन और 1 ब्लू लेना ही लेना है। तो देखो ग्रीन के पास, ये अगर क्वेश्चन करे होंगे तुम लोग ने, तो 5 ग्रीन है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो G1 G2 डिफरेंट है, 5 ग्रीन्स हैं। अगर तुम्हें सेलेक्ट करना है तो हर एक के पास 2 चॉइस है, या तो तुम सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, सेलेक्ट करोगे या नहीं, सेलेक्ट करोगे या नहीं। तो हर एक के पास 2 चॉइस है। इंडिपेंडेंट होता है तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 2 सब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन इसमें से एक केस ऐसा है कि जिसमें हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, कोई भी ग्रीन डाई सेलेक्ट नहीं करी, और एटलीस्ट हमें एक ग्रीन डाई तो सेलेक्ट करनी ही करनी है। तो ग्रीन डाइस को सेलेक्ट करने के लिए 2 की पावर 5 -1,
ब्लू डाई भी एक सेलेक्ट करनी है, तो हर एक के लिए 2 चॉइस, टोटल 4 ब्लू डाइज है, 2 की पावर 4 -1, और रेड डाई के लिए 2 का क्यूब। क्लियर है? यह आ जाएगा 31, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये 15, और ये आ जाएगा 8। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3720 आता है। क्या आता है? 3720। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं देख लो एक बार, गलत तरीका क्या है इसका, कि वो एक ग्रीन डाई और एक ब्लू डाई पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन कितनी है? 5C1, और ब्लू कितनी है? 4C1, पहले ही सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो 5 ग्रीन डाइज थी, तो बची कितनी? 4 ग्रीन, 3 ब्लू, 3 रेड। अब इसमें कैसे भी सिलेक्शन हो सकता है, तो अब इसके लिए कितनी चॉइस? 2 की पावर 4 लें या ना लें, एक तो ले ही चुके हैं। ब्लू के लिए 2 क्यूब और रेड के लिए भी 2 क्यूब। ये गलत तरीका है, इससे आंसर नहीं आएगा, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा इससे, तो ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, और परमिटेशन के वीडियोस वगैरह में इस बात को हमने एक्सप्लेन पहले भी करा है कि ये क्यों गलत है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो परमिटेशन के, ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इट्स आंसर इज बी। क्लियर है? तो ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का, और अगर याद हो तुम लोगों को तो यहां पे सीधे सीधे एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये डिपेंड करेगा इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2/2 होते हैं। इफ n इज ऑड तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1/2 होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना तो डायरेक्टली हो जाएगा, अदरवाइज पूरा ओपन करके चेक करना पड़ता है। और यहां पे n क्या है? 100 है, तो इट मींस n इवन है। सो आंसर विल बी 102/2, 51 टर्म्स आएंगे यहां पे। इसको सिंप्लीफाई करके टोटल टर्म्स जो आएंगे, ऑल्टरनेट कैंसिल हो जाते हैं, टोटल 51 टर्म्स आएंगे। अगर ये ऑड होता, 99 होता, तो यहां रख देते तो 50 टर्म्स आ जाते, पावर अगर ऑड होती। तो आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x। ये क्वेश्चन बेसिकली AMGM का है, और इसको भी काफी डिटेल में हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखना चाहो उसको डिटेल में तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर x प्लस 4/4 टू द पावर x। ये दो टर्म्स हैं और दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहां पे हमें लगाना होता है AMGM। इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। दो नंबर्स अगर a और b पॉजिटिव हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन √ab। क्लियर है? तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, 4/4 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू √4 टू द पावर x 4/4 टू द पावर x। तो ये आ रहा है 4 प्लस 4/4 टू द पावर x। ये कैंसिल हो जाएगा, √4 2 आ जाएगा। यहाँ पे फाइनली ये 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब ये 4 या 4 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये AMGM का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख जरूर लेना एग्जाम से पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 ऑन दिस लाइन। वैसे तो उसका मेथड भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। और उस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे वीडियो तुम INPS क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे कई सारे शॉर्टकट वीडियो हर एक टॉपिक में मिल जाएंगे तुम्हें,
जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसके शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो सपोज कर लो अगर एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको नोट कर सकते हो, और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, इससे तुमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसको हम बोलते हैं फूट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फूट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है। या अगर हम इमेज देखें तो इक्वल डिस्टेंस पे यहां इमेज भी बन सकती है। तो यहां पे डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। स्ट्रेट लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी, पॉइंट है x1 y1, उसका फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है या इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसको मान लो अभी फिलहाल कुछ h कॉमा k भी निकाल सकते हैं, और इमेज निकालना है तो h डैश कॉमा k डैश मान लो। तो अगर हमें f निकालना है, फूट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखो क्या फॉर्मूला है डायरेक्टली, h माइनस x1 बाय a k माइनस y1 बाय b माइनस टाइम्स, अब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट उठा के रख दो, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो। तो यहां से डायरेक्ट तुम्हें एच और के मिल जाता है। तो ये तो हो गया फूट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। और अगर इमेज चाहिए तो इसके लिए भी सिमिलर फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है, नोट करते चलो उसको। -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक बात? तो यहां तो फिलहाल हमें फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जहां पे पॉइंट x1 y1 2,3 है, और स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर फॉर्म में लिख लो 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहां पे फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और मेथड की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार यूज टू हो जाओगे तो ये फॉर्मूला लगाने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। तो h निकालना है, तो h माइनस x1 क्या है 2, a क्या है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कराओगे तो 3, k माइनस y1 क्या है 3, ठीक है, और b क्या है -1, फिर माइनस टाइम्स इस स्ट्रेट लाइन में 2,3 रख दो, यहां पे 2 रखो तो ये 6 हो जाएगा, यहां 3 रखो प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? तो अब यहां से हम h कॉमा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। h माइनस 2/3 k माइनस 3/1, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, यह आ रहा है 3 7 माइनस 7/10। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले हम h निकालेंगे फिर हम k निकालेंगे, तो h -2 आ जाएगा, 2 उधर ले जाओ, -21/10, तो -1/10 आ गया h। क्लियर है बात? k निकालना है, माइनस माइनस ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल कर दो, k माइनस 3 7/10, तो k आ गया 3 प्लस 7/10, मतलब 37/10। तो h और k क्या आ रहा है -1/10 और 37/10। तो इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लो तो डायरेक्टली सीधे सीधे फूट ऑफ परपेंडिकुलर, और इमेज में बस यहां एक्स्ट्रा 2 हो जाता है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला नोट कर लो, तो आंसर आ रहा है -1/10 एंड 37/10, बी इज द आंसर। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर में यहां 2 नहीं होता है, लेकिन इमेज में यहां 2 आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 12, फिर से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर फॉर्म विद द लाइन x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, फिर x इज इक्वल टू 1, आई होप पता होगा, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू a टाइप की होती है, फिर y इज इक्वल टू 1, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस,
दिस इज y इज इक्वल टू 1 ए, ये b हो जाएगा 1 कॉमा 0, c हो जाएगा 1 कॉमा 1, d हो जाएगा 0 कॉमा 1। हमें डायगोनल की इक्वेशंस बतानी, तो ए बी सी डी, आई होप तुम्हें स्क्वायर दिख रहा होगा, 1 1 साइड है, सारी परपेंडिकुलर है, तो दिस इज अ स्क्वायर। तो एक डायगोनल तो ए सी बना जो कि 0 कॉमा 0 और 1 कॉमा 1 से पास कर रहा है। अगर दोनों पॉइंट इस तरह के मिल रहे हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो श्योरली वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक डायगोनल y इज इक्वल टू एक्स मिल गया। दूसरा डायगोनल बी डी, एक्स एक्सिस पे भी 1 का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे भी 1 का इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स। दीज आर टू डायगोनल। सिंपली डायग्राम बना के चीज निकल आई है। आई थिंक इसका आंसर ए आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो इस तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस स्पीड मैटर करती है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन as its center and passing through vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a, जिसकी मीडियन की लेंथ 3a है। तो डायग्राम हम बना लेते हैं इसका, जिसका सेंटर 0, 0 है। ठीक, और ये पास कर रहा है थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सी, अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हो गया और उसका सेंटर ही हमारा सर्कम सेंटर हो जाता है। और अगर पता हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, जिसको ओ बोलते हैं, सेंट्रॉइड जिसको जी बोलते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कोइंसाइड करता है। इसकी भी बात हम एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो देख सकते हो। तो ये हमारा सेंट्रॉइड भी हो जाएगा, ओरिजिन हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। ओरिजिन की लेंथ क्या दे रखी है, सॉरी मीडियन की लेंथ दे रखी है। मीडियन सेंट्रॉइड से पास करता है और ये लाइन सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी लेंथ 3a दे रखी है, एपी की लेंथ 3a दे रखी है। और ये बात पता होनी चाहिए, सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर टोटल लेंथ 3a है तो GA लेंथ 2a होगी और GP लेंथ a होगी। 2:1 का रेशियो है, टोटल लेंथ अगर 3a है तो GA लेंथ 2a और GP लेंथ a आ जाएगी। ठीक है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस ही क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस GA लेंथ क्या आ रही है, 2a, सॉरी स्मॉल a। चलो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो GA लेंथ जो आ रही है वही रेडियस हो गई और सेंटर तुम्हारा ओरिजिन पे है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। So x square plus y square is equal to 4a square is the circle। ये हमारा सर्कल बन गया। आई होप ये बात क्लियर हो गई। x square plus y square is equal to 4a square, C is the answer। क्लियर है बात सबको, एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे प्योर ज्योमेट्री यूज करके हमने सॉल्व करा है। इसके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लोकस ऑफ पॉइंट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। द लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच y इज इक्वल टू 0 भी हो और z इज इक्वल टू 0 भी हो। तो ये क्लियरली 3D का क्वेश्चन है और कुछ खास नहीं है। y इज इक्वल टू 0 भी हो और z इज इक्वल टू 0 भी हो। ये z एक्सिस, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है तो भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से है।
y भी 0 आए और z भी 0 आए, ये सिर्फ कहां पे होगा? कोई भी कोऑर्डिनेट 3D में अल्फा बीटा गामा टाइप का होता है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे ही ऐसा होगा जहां पे y भी 0 हो और z भी 0 हो, तो इट्स आंसर इज x एक्सिस। तो काफी सिंपल था, लेकिन कई बार जैसा बताया हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है तो भी कंफ्यूजन होता है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इट्स आंसर इज सिंपली ए, एक्स एक्सिस वो लाइन है जहां पे y और z दोनों 0 आएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तुम लोगों को। ठीक है, एक आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएमआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेशन का, पढ़ो इसको। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को। pth टर्म q दे रखा है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन करा होगा तो याद होगा, एपी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, pth टर्म q, qth टर्म p। तो p प्लस qth टर्म पूछा जाता है जो कि 0 आता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। pth टर्म q है और p प्लस qth टर्म 0 है, qth टर्म पूछा है हमसे। तो AP के लिए दो ही प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। pth टर्म q है, p प्लस qth टर्म 0 है। तो AP के लिए में फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कैपिटल D। सो दिस इज A प्लस P माइनस 1 इंटू D। यहां पे हो जाएगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, Q P प्लस Q माइनस 1 माइनस P माइनस 1 इंटू D। क्लियर है बात? P कैंसिल हो गया, Q माइनस 1 प्लस 1 इंटू D। तो यहां पे बच रहा है QD और यहां पे भी Q आ रहा है, देख लो, सॉरी माइनस Q आएगा। दिस इज माइनस Q क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू माइनस 1 आ रही, D माइनस 1 आ रहा है। इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन, फर्स्ट इजी इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो A आ जाएगा हमारे पास, A आ रहा है, ठीक है। A क्या आ रहा है? P प्लस Q माइनस 1। हमसे QH टर्म पूछा है, तो QH टर्म क्या होगा? A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। सो A है Q प्लस P माइनस 1, D है माइनस 1, माइनस Q प्लस 1। सो ये आ रहा है P। क्या आ रहा है फाइनली? इट्स आंसर इज P। तो QH टर्म फाइनली आ रहा है हमारा P। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी AP का। और AP अगर डिटेल में पढ़नी है तो वो भी ऑलरेडी उसका वीडियो बना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से AP भी का भी बेसिक देख सकते हो तुम लोग रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये गलत क्वेश्चन था बाय द वे, आंसर सारे गलत थे, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में फिर कंफर्म होना चाहिए। f हाफ निकालना है, fx दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो कंफ्यूजन होता है, हो सकता है हमारा ही आंसर गलत हो, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सॉरी हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, तो इट्स आंसर इज सिंपली हाफ। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकता था डाउट होता कि हमने गलत करा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सारे आंसर्स गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो सबको मार्क्स मिल जाते हैं या किसी को नहीं मिलते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ध्यान से देखो क्या है। 3 numbers are chosen from 1 to 20. Find probability that the
दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, जैसे 1 2 3 नहीं हो, 2 3 4 ना हो, ठीक है। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात कर ले। सैंपल स्पेस आ जाएगा तुम्हारा 20 में से 20 डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव ना हो, कंसेक्यूटिव ना हो तो पहले हम कैलकुलेट कर लें कि कंसेक्यूटिव हो कैसे सकते हैं। या तो वो टिकट नंबर 1 2 3 आ जाए, या 2 3 4 आ जाए, या 3 4 5 आ जाए, या लास्ट में अगर हम बात करें तो 18 19 20 आ जाए, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो आ सकते हैं। तो टोटल ये कितने ब्रैकेट्स हो गए? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 से लेके 18 तक, तो 18 ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। 18 ट्रिपलेट्स ऐसे बन सकते हैं जो कंसेक्यूटिव हों। अगर यहां पे बोला जाता कि नॉट कंसेक्यूटिव हटा देता और बोलता कि कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो जो कंसेक्यूटिव हो, तो फिर 18/20 C3 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है फिलहाल। लेकिन बोला गया है कि कंसेक्यूटिव ना हो, तो टोटल में से अगर हम ये 18 केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें, अच्छा यहां पे ये हो सकता था कि 1 2 2 कंसेक्यूटिव हो जाए, तीसरा ना हो, तो इसको हम कंसेक्यूटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। तीनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो फेवरेबल केसेस में मेरे अकॉर्डिंग टोटल केसेस में से सिर्फ 18 केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इन्हीं 18 केसेस में सिर्फ ये 18 केसेस हैं जहां पे तीनों कंसेक्यूटिव आते हैं। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस 1 - 18/20 C3, और यहां पे चूंकि ओपन करा गया है तो हमें पता होना चाहिए NC3 की वैल्यू होती है n n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये सब याद होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। n n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, ठीक है। 18 18 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दो उसको, ये 3 आएगा, ये 10 आएगा। सो 1 - 3/190, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 190 -3 हो जाएगा 187/190, 187/190। देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। 187/190 बी इज द आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? तो आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेएमआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए एंड बी, ए और बी होना चाहिए वैसे यहाँ पे लैंग्वेज में, एटलीस्ट एक इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ा होगा तुम लोगों ने तो ए यूनियन बी होता है। इफ कैपिटल ए एंड ये बी होगा, बी अकर साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट साथ में अकर करती हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, वो ये दे रखा है। तो पी ए बार प्लस पी बी बार बताना है, मतलब एटलीस्ट वन इवेंट इज अकर का मतलब होता है ए यूनियन बी, एटलीस्ट एक अकर करे, मतलब एक इंडिविजुअली एक भी अकर कर सकती है या दोनों भी एक साथ अकर कर सकता है। तो आई होप ये चीजें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, क्लियर है। अब क्या बोला गया है, ए एंड बी साइमल्टेनियसली अकर मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमें कितना दे रखा है 0.2। तो यहां पे हम 0.2 रख देंगे, ये दे रखा है तुम्हें 0.6, एटलीस्ट वन अकर। पी ए पी बी हमें पता नहीं है, ये 0.2 दे रखा है, तो यहां से पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, 0.2 इधर ले जाओ 0.8। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। हमसे पी ए बार प्लस पी बी बार पूछा है। पी ए बार होता है 1 - पी ए, पी बी बार होता है 1 - पी बी, मतलब 2 - पी ए प्लस पी बी, क्लियर है। और पी ए प्लस पी बी हम निकाल चुके हैं, जो कि आ रहा है 0.8। तो 2 - 0.8 इज 1.2, हेंस इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर 1.2 आ जाएगा,
हेंस इट्स आंसर इज सी क्लियरली। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा एडवांस क्वेश्चन कोई भी अभी तक नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन का बोल सकते हो तुम या रिलेशन का बोल सकते हो। कैपिटल ए सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट। वेन डायग्राम में ये सब सारी चीजें फंक्शंस में पढ़ी होंगी तुम लोगों ने। 5 एलिमेंट्स हैं कैपिटल ए सेट में। कैपिटल बी सेट कंटेन्स 6 एलिमेंट। ठीक है, तो फंक्शन भी बोल सकते हो और इसमें जो एप्लीकेशन है सॉल्व करने का वो परमिटेशन का है। देन द नंबर ऑफ वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव फंक्शंस बताने हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में। वन मतलब इंजेक्टिव मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज हो, 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती। ऑन टू मतलब कोई भी एलिमेंट यहां पे छूटे नहीं। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो 5 पर्सन्स हैं और ये 6 चेयर्स हैं। एक पर्सन एक ही चेयर में बैठेगा, एक ही चेयर में बैठेगा, तो 1 तो हो जाएगा। ऑन टू मतलब कोई भी y वैल्यू, ये y वैल्यू होती है, ये x वैल्यू होती है, कोई भी y वैल्यू छूटे नहीं, कोई भी y वैल्यू छूटे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 लोग हैं और 6 चेयर्स हैं। हर एक पर्सन एक ही चेयर में बैठ सकता है, एक पर्सन एक साथ 2 चेयर में नहीं बैठ सकता, वो फंक्शन भी नहीं होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ऑन टू बन जाए यहाँ पे, क्योंकि एक चेयर तो छूटेगी ही छूटेगी। 5 पर्सन 5 चेयर में बैठ जाएंगे तो एक चेयर एम्प्टी रह जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं। हेंस इट्स आंसर इज 0। ऑन टू फंक्शन ये नहीं हो सकता, मतलब बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ 1 बोला जाता तो ये पॉसिबल था, ओनली 1। 5 लोग हैं, 6 चेयर हैं, 5 लोगों को 6 चेयर में बैठाना है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए 6 चॉइस, 6 में से कोई भी चेयर में बैठ सकता है। सेकेंड पर्सन के लिए 5 चॉइस, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 3, सेकेंड के लिए 1, सॉरी इसके लिए 6 चॉइस, इसके लिए 5, 4, 3, 2, लास्ट के लिए 2 चॉइस। तो बाय द वे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा अगर सिर्फ ऑन टू सिर्फ 1 होता, क्योंकि अगर y एलिमेंट ज्यादा हैं, x एलिमेंट कम है, तो कभी भी वो ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि चेयर एम्प्टी रह जाएगी। कभी भी वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, पर्सन ज्यादा होने चाहिए, x वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑन टू के लिए एटलीस्ट ये होना चाहिए, x वैल्यू या तो बराबर हो या ज्यादा हो y वैल्यू से, तभी ऑन टू फंक्शन बन सकता है। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज 3 पाई। तो ये भी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगर हमें cos इनवर्स x की रेंज पता है जो कि 0 से पाई होती है और सम इसका पाई है, सॉरी 3 पाई है, तो ये तभी हो सकता है जब जितने भी cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा है, सब अपनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पाई ले लें, तभी इसका सम पाई आ सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो ये पाई से छोटे हो जाएंगे। जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोर्ड एग्जाम है तो हाईएस्ट कितना होता है, 100 मार्क्स मिलते हैं। तो सम 300 कब आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? जब तीनों सब्जेक्ट में 100 100 100 हो। तो उसी तरह से ये तभी पॉसिबल है जब सबकी वैल्यू पाई हो। सो कॉस इनवर्स अल्फा पाई है तो अल्फा हो जाएगा कॉस पाई, एंड कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है। ठीक है, तो अल्फा भी -1, सिमिलरली सॉल्व करोगे तो अल्फा, बीटा, गामा सब -1 आएंगे। अल्फा, बीटा, गामा सारे -1 आएंगे और यहां पे रख देते हैं, यहां पे रखो -1, या -1 रखोगे -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2। तो 2 2 2 -1 इंटू -2 मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा। 2 2 2 3 बार ऐड करोगे, 6 इज द आंसर। हेंस इट्स आंसर इज सी। तो आई होप एक बेसिक आइडिया लग गया होगा हमें कि जामिया में किस तरह के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग
फिर इसके आगे की कुछ और क्वेश्चन 21 के ही देखेंगे, तो और उसके बाद फिर रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह के भी वीडियो अपलोड होंगे। तो एग्ज़ाम के पहले एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओवरऑल आज जितने भी क्वेश्चन करें हम लोगों ने सारे ही बेसिक क्वेश्चन ही थे, कोई ऐसा एडवांस क्वेश्चन नहीं था, बेसिक एप्लीकेशन ही यूज़ करना है।